वो असफल है नीतीश कुमार को ये वापस लेना चाहिए स्मार्ट मीटर वाला, ये बहुत ही खतरनाक है। और नहीं किया तो यही स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार को डुबाने का काम करेगा। ठाकुरगंज विधायक गूंगा है, बहरा है। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने शिकायत की कि एमएलए साहब के फोन जाने के बाद किसी भी ऑफिस में काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। फिर इलेक्शन का जमाना आएगा, हमने कहा क्या काम किया, स्मार्ट बनाओ, स्कूल को बनाओ, स्मार्ट मदरसों को बनाओ, स्मार्ट सड़कें बनाओ। और 30 करोड़ मुसलमानों का वोट चाहिए। जब गठबंधन की बारी आएगी तो मुसलमानों को सबसे गायब कर दीजिएगा। नेता खामोश है, जनता जब सड़कों पे उतरेगी ना, जो शेख हसीना का हाल हुआ, आप देखा ना बांग्लादेश में शेख हसीना का जो हाल हुआ, यहाँ भी हो सकता है। आप एमआईएम से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग एमआईएम ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो टिकट की आस में ज्वाइन करते, जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? अगर ये लोग मनमानी तौर पर लूट करना शुरू करेगा, पब्लिक को लूटेगा, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, अपना सर फोड़ेंगे, या जो लोग बदमाशी करेगा पब्लिक को लूटेगा उसका सर फोड़ेंगे। ये जो अभी स्मार्ट मीटर लेके आया है ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने का किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सचिवालय में बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे ऐसे बिहार सरकार में मंत्री है, बगैर दारू पिए वो सोएगा नहीं। बिजली का बिल अगर पैसा नहीं होगा तो जमीन बेच के दीजिए, जमीन बेच के नहीं है तो जायदाद बेच के दीजिए, जेवर बेच के दीजिए। पहले आप अपने आप को बदलिए, अपना सोच बदलिए। कुछ नहीं कर सकता है जो भाजपा है वही प्रशांत किशोर। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद है ठाकुरगंज विधानसभा के देगल बैंक प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत में, और मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अतर जावेद साहब, जो कि एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं और एमआईएम के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं। और जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है 2025 में, और इसको लेकर के तैयारियां चल रही है, सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम 2025 चुनाव को लेकर के और कई सारे मुद्दे हैं जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं और करंट में हैं। इसको लेकर भी हम मुफ्ती अतर जावेद साहब से बात करेंगे, चाहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो या फिर ज़मीन सर्वे को लेकर हो, और भी कई सारी बातें हैं जो हम वो बातचीत करेंगे मुफ्ती अतर जावेद साहब से। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। मैं आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं कि आप मेरे यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताइए कि आपका ठाकुरगंज विधानसभा कैसा चल रहा है अभी? देखिए, विधानसभा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है अपनी जगह में। विधानसभा का जो लोगों से मिलना जुलना जो हम लोगों की तरफ से हो रहा है, हम लोग मिल रहे हैं, लोगों के समस्याओं को सुन रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक से लेके पंचायत, पंचायत से लेके जिला तक जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है काम कर रहे हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 साल से आपका ठाकुरगंज विधानसभा कैसा चल रहा है, विकास के मामले में हो या फिर यहाँ के ज़रूरी मुद्दों को सॉल्व करने के मामले में? देखिए, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 4 साल से एमएलए साहब ने क्या क्या नहीं किया, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप खुद सर्वे कर लीजिए या इलाके के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे। क्योंकि मौजूदा विधायक हमारा बहुत करीबी आदमी है और उनका अब्बा का, मैं बहुत दिन तक मौलाना असरार साहब मेरे अब्बा के दोस्त थे, बहुत दिनों से हम लोग साथ रहे, काम किए, और वो एमएलए है, मैं जिला पार्षद हूँ, तो दोनों में ये है। अब उनका क्या काम कर रहे हैं, कभी हमसे कोई मशवरा भी नहीं, कभी बातचीत नहीं है, तो अब वो कर रहे होंगे। इस इंटरव्यू करने का जो मेन हम लोग का पर्पज़ है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर है। अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर किशनगंज में भी लगने शुरू हो गए हैं और पूरे बिहार में लग रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, सबसे पहले सरकार का मैं निंदा कर रहा हूँ, और सरकार के ख़िलाफ़ मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि लोग जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, क्या तेजस्वी हो चाहे उनकी पार्टियां जो इत्यादि पार्टियां, वो लोग क्यों खामोश है? ये जो बिल, ये जो अभी स्मार्ट मीटर लेके आया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। आप एक बात बताइए साहब कि दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, बहुत सब मुल्क, बहुत हमारा प्रदेश है, बहुत सब, उन प्रदेशों में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा। मोदी का प्रदेश गुजरात में भी नहीं लगा। गुजरात अब जैसे गुजरात है, गुजरात में स्मार्ट मीटर नहीं लगा। अब सरकार से सवाल या निशान खड़ा होता है कि सरकार जब मौजूदा जो मीटर लगा हुआ है इसको कैंसिल करके, इसको ख़त्म करके स्मार्ट बिल मीटर लगाना चाहते हैं। आखिर क्या बात है? सवाल या निशान है। क्या इसमें गड़बड़ी है? लूट में कमी आ रही है? इसमें पैसा कमाने में उसको सफल नहीं हो पा रहा है? जबकि इसमें भी बहुत लोगों को एतराज़ है। उसके बाद चलो ठीक है, मीटर वो जो बिजली का बिल में कम समस्या है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने का किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इलाका शिक्षित नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है। हमारे इलाके से अक्सर लोग पलायन करके हैं, घर में महिला है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको मालूमात नहीं है कैसे इसमें बिल भरा हो जाएगा।
यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात बताइए, सरकार सब्सिडी देती है पब्लिक के लिए, भाई पब्लिक के समस्या को हल करने के लिए। अब आप हमसे पहले पैसा लीजिएगा, तब हमको आप बिजली दीजिएगा। हमने आपको 5,000 रुपये जमा किया और आप उसमें 1-2 महीने में दिखा दिए कि आपका तो ये खत्म हो गया है। कब खत्म हो जाए को पता नहीं चलेगा। खत्म हो जाए, रात में खत्म हो जाए 2 बजे तो बंद हो जाएगा। तो ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ सबको सड़क पर उतरना चाहिए। और हम भी अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग भी, नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें, स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर के लिए हमको तो अभी हम बिहार के सदर से बातचीत नहीं की है इस सिलसिले में, लेकिन मेरा अपना ये है ओपिनियन है कि बिल्कुल ये स्मार्ट मीटर जो है ये फ्रॉड है, बदमाशी है, सरकार को लूटने का, बिचौलिया को, दलालों को लूटने का बेहतरीन जरिया है। तो आखिर क्या दिक्कत है स्मार्ट मीटर से? पैसा तो उसमें भी देना पड़ता है, डिजिटल में, स्मार्ट मीटर में भी देना पड़ता है, दिक्कत क्या है भाई इसमें आप बताइए यूनिट के हिसाब से। अब सरकार, दिल्ली सरकार में आपको बताऊं, मैं दिल्ली की मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ 7 रुपये पर यूनिट ले रहा है, दिल्ली में 4 रुपये यूनिट ले रहा है। यहाँ भी बदमाशी है। आप क्या सब्सिडी यूनिट में भी बढ़ोतरी होगा, यूनिट में बढ़ोतरी दे रहे हैं, इसमें भी आप घोटाला कर रहे हैं। भाई सरकार बनाया पब्लिक किस बात के लिए? अपने सहूलत के लिए। अभी बहुत सारे किसानों को कृषि का वो नहीं मिला है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, लोगों को कृषि के लिए सुविधा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा समस्या बना हुआ है, आप उस समस्या के ऊपर दूसरा समस्या ले आ रहे हो। ये तो बहुत बड़ा समस्या है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा समस्या है। आपको ये रीडिंग कर रहा है, रीडिंग को क्या पता है कि क्या आप कितने कर रहे हो? एक आदमी 4 साल 5 साल से बिजली का बिल नहीं दिया, उसको बिल तो आ रहा है तो 1,000 2,000। जो आदमी बिजली का बिल दे दिया उसको 2 दिन के बाद दे रहा है कि आपका फिर दूसरे महीने में आया तो 20,000 25,000। तो अब रीडिंग में आया, पहले पैसा बचा हुआ था। हमने भी इस सिलसिले में SDO से बात किया, बोला कि जो वो बचा हुआ रहता है पैसा, उसके वजह से हम लोग बाद में उसको ऐड कर देते हैं। तुम पहले क्यों नहीं दे रहे बिल उसमें, इसको कैसे ऐड कर रहे हो? ये बदमाशी है, लूट है भाई, कोई बोलने वाला नहीं। बिजली के मामले में तो लूट ही लूट हो रहा है, लूट ही लूट हो रहा है। हाँ। एक बात और भी है कि इंसान के हाथ में हर वक्त पैसा नहीं रहता है। अगर जिस वक्त पैसा नहीं रहे उसको अगर बिजली कट जाए, चला जाए, तो लोग अंधेरे में रहेंगे। अंधेरे में रहेंगे, ये तो कितनी गर्मी हो उसको गर्मी में रहना पड़ेगा। नहीं है तो बिजली का बिल अगर पैसा नहीं होगा तो जमीन बेच के दीजिए, जमीन बेच के नहीं है तो जायदाद बेच के दीजिए, जेवर बेच के दीजिए। यही करने के लिए जा रहा है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए इसमें। वो असफल है नीतीश कुमार को, ये वापस लेना चाहिए स्मार्ट मीटर वाला। ये बहुत ही खतरनाक है और नहीं किया तो यही स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार को डुबाने का काम करेगा। जबरदस्ती इसको जो अगर विरोध कर रहा है तो उनका बिजली काट दी जा रही है और उसको पकड़ करके पुलिस फोर्स बुला करके तब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। ये तो गुंडागर्दी, जबरदस्ती हुआ ना। ये तो ये जबरदस्ती नहीं है, गुंडागर्दी है, ये आतंकवादी वाला मामला है। मैं कहता हूँ कि भाई आप जबरदस्ती करोगे, आप ये कहो कि भाई जो पहले था क्या वो गलत था? आप सरकार हमारी सहूलत के लिए है, पब्लिक के सहूलत के लिए है, सरकार उल्टा कर रही है। कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या बैठे हुए हैं यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक बैठे क्यों है भाई? पब्लिक को आप जबरन धमकी दे रहे हो, पब्लिक को मुकदमा की धमकी दे रहे हो। पुलिस फोर्स बुला करके तब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ा। कल हमने किशनगंज गांधी चौक में कई दुकानदारों से मुलाकात की। वो लोग बताया कि हम मजबूर हैं, जब विरोध कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन को बुला करके हम लोगों को साइड करके तब जबरदस्ती लगाया। ये तो कहाँ का ये सब मिला हुआ है, बड़ा बड़ा आदमी लगा हुआ है। ये तो अंबानी अडानी को जाएगा, ये सब बड़ा इस कंपनी को ले रखा है वही लोग। ये लूटने का तरीका है। करोड़ों अरबों रुपए सरकार को जा रहा है। जो लोग दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए हैं, जो लोग पटना की गद्दी में बैठे हुए हैं, वो लोग लूट रहा है। उनको बैकडोर से पैसा मिल रहा है करोड़ों अरबों रुपए महीने में। तो गरीबों को लूटो, फिर इलेक्शन का जमाना आएगा। हमने कहा क्या काम किया, स्मार्ट बनाओ, स्कूल को बनाओ, स्मार्ट मदरसों को बनाओ, स्मार्ट सड़कें बनाओ, बहुत सारी चीजें स्मार्ट बनाने का। स्मार्ट मीटर ही क्यों, स्मार्ट मीटर ही लेके आया हो। यहाँ तो कोई स्मार्ट नहीं है। ट्रेन में किराया बढ़ाया जा रहा है, सब में बढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान का मुताला कर रहा हूँ गनी साहब, कि इस वक्त कोई भी सब खामोश है। पता नहीं क्यों खामोश है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार किसी की भी चले, लेकिन पब्लिक का ये जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है, लीडरों की जिम्मेदारी है कि ये खड़े हो और खड़े होकर के इसका निंदा करे और इसके खिलाफ सड़कों पे उतरे। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी भी तो कुछ नहीं बोल रही है इसके खिलाफ। कहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ कुछ? देखिए हमारी पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पार्टी में भी तो वक्फ तरमीमी बिल में हम लोगों ने पूरा लोगों को जगाने का काम किया। हम लोगों ने जगह जगह कैंप लगा करके हम उसके लिए स्कैनिंग करके उसको विरोध भी जताया, वोटिंग भी कराया। हम लोग पूरा जिला में हमने ये पूरा जिला क्या पूरा सीमांचल में हम लोग घूम करके तो ये भी किए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके भी करेंगे। ये तो पब्लिक का ओपिनियन, लोग तो डरे हुए हैं। ये तो आम आदमी से जुड़ा नहीं हुआ डरे है। हुए। पवाखली में उस दिन क्या किया, एक आदमी का स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बोला, वो मना किया, कहा कि 2-4 दिन बाद लगाइए। उससे पहले उसका वो काट दिया, कनेक्शन काट दिया। बिशनपुर में भी कल इसलिए पूरा बिशनपुर बंद रहा क्योंकि जब स्मार्ट मीटर लगाने आया लगाने नहीं दे रहा था तो उसका बिजली काट दिया और अभद्र बदतमीजी की गई, जिसकी वजह से कल पूरा बिशनपुर बंद रहा। इसके खिलाफ बिल्कुल आना चाहिए, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। सरकार, मैं कहता हूं कि भाई आपका पहले से मीटर लगा हुआ है, क्या परेशानी है, वो चलने तो दो, उस पर भी हमको संदेह, लेकिन वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन आपका जो बिल आ रहा है उसमें तो कोई गलत नहीं है, इसका मतलब वो घोटाला हो रहा है या उसमें कमी आ रही है, सरकार को नुकसान हो गया। ये बदमाशी है, सारा लूटने का एक तरीका है। सड़क से लूट रहा है, कोई गरीब बोलने वाला नहीं। ये आम आदमी की ज़रूरत है, बिजली पानी, इसमें भी सरकार लूट रही है। 100% जनता इसके खिलाफ है। 100% बोल रहे हैं, 99% नहीं, 100% जनता इसके खिलाफ है। पक्ष हो या विपक्ष सब खामोश है। जनता अकेला है। जनता ऐसा लगता है कि अनाथ हो गया है इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, जनता खामोश नहीं है। जब जनता सड़कों पे जनता खामोश नहीं है, खामोश नेता है, नेता खामोश है। जनता जब सड़कों पे उतरेगी ना, जो शेख हसीना का हाल हुआ, आप देखा ना बांग्लादेश में शेख हसीना का जो हाल हुआ, यहाँ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, और मैं इस सिलसिले में मैं पब्लिक के साथ हूँ। पब्लिक जो चाहेगी मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या अगला कदम क्या होगा आपका स्मार्ट मीटर? मेरा अब इसमें 1-2 दिन में हमारा जो बिहार के सदर है उनसे बात करूंगा और इसके लिए हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में स्मार्ट मीटर मुद्दा बन सकता है? नहीं, स्मार्ट मीटर तो मुद्दा बन सकता है, बनाया कोई, मगर मुद्दा तो है ही, ये पब्लिक का मुद्दा आम होगा। आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना, भाई, हर गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ सरकार, गरीब नहीं, गरीब अमीर सब परेशान है। सब परेशान है। आप कितना बिल दे दीजिएगा, कैसे कैसे बिल आ जाएगा, किसी को मालूम नहीं होगा। हमने 5,000 रुपये जमा किया, आप 2 महीने में आप कहोगे कि आपका पैसा खत्म हो गया, हम क्या करेंगे? क्या करें? अब आप कहोगे आपने जलाया होगा, इतना लिया, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी होता कोई सुनने वाला नहीं होता कि दोबारा रीडिंग करें, हमने कितना बिल जलाया, आप इतना क्यों दी दिए। जैसे हमने कल बात की कल से कई सारे दुकानदारों से, तो उन्होंने बताया कि पहले हम लोग एक महीने पर 1,000 रुपया रिचार्ज करते थे, बिल पेमेंट करते थे, लेकिन अब एक हफ्ता में 1,000 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। एक बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि लूट मचा करके रखा है। बिल्कुल लूट होगा, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त लूट है। आप बता नहीं लगा ना, ये तो एक तो डिजिटल मामला हो गया, ये अंदर की बात है, किसी को पता नहीं है। ये हो सकता है कि वो बैठे बैठे रिमोट चलाए, वहीं से कुछ भी हो सकता है, वहीं से बैठ के आप तो क्या करना है, डिजिटल जमाना है। सरकार से मिल लेगा कि हम मान गए हमको हर महीने में 200-300 रुपये का बिल जा रहा है मिसाल के तौर पर, अब उसने 600 रुपये कर दिया तो सरकार को 300 जाएगा, 300 उसको जाएगा, दलालों को। तो ये बहुत सब लूटने का तरीका बनाया, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, 2025 में ठाकुरगंज में MIM की क्या तैयारी चल रही है ठाकुरगंज विधानसभा के लिए? MIM इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे बिहार में हम लोग मुस्तैदी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी और बिल्कुल पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे इरादे के साथ और जो मुद्दों के साथ, जो मुद्दे हैं पब्लिक के, उस मुद्दों के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगी। 2025 विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज में आपके तरफ से MIM की टिकट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है आपकी तरफ से? देखिए ऐसा है, मैं पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं मेंबर हूँ पूरे बिहार का, तो मुझे सीमांचल के तमाम सीटों को भी देखना है और बिहार जो ऑल ओवर बिहार है, बिहार की सीटों पर भी हम देखेंगे। हम अख्तर साहब के साथ मिलकर के, जो हमारे सदर है, वो जहाँ जहाँ भी हमको हुक्म करेंगे, जहाँ जहाँ भी हमको भेजेंगे, हम इंशाल्लाह काम करेंगे। जो भी हुक्म होगा बैरिस्टर साहब का, अख्तर साहब का। अगर आपको ऐसा कुछ मौका मिले टिकट दे 2025 में, आप क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल लड़ेंगे इंशाल्लाह चुनाव, तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो तैयारी आपकी चल रही है? तैयारी बिल्कुल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठाकुरगंज फिर विधायक का हम सवाल पूछना चाहेंगे। ठाकुरगंज विधायक का 4 साल कार्यकाल कैसा रहा? कैसा उसका मतलब काम तो आप देखेंगे? एक काम में वो आपका मतलब कि ये निजी है, पर अच्छा खासा दोस्ती यारी अलग बात है, लेकिन विधानसभा के नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो काम के नज़रिए से तो कैसा काम किया है विधानसभा के मामले में? देखिए आज तक उनके जो निजी फंड है जो विधायक को मिलता है, उसने किया होगा जो भी किया है, हमको मालूम नहीं है कहाँ कहाँ किया है।
अलबत्ता हमारे दिगल बैंक की सड़कें वैसी है। अभी खंडर आप देखा होगा, जिस सड़क से आप आए होंगे वो खंडर बना हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा खंडर बना हुआ है। बहुत सब मामलों में पब्लिक परेशान है, बिजली के मामले में पब्लिक परेशान है, मोटेशन के मामले में पब्लिक का सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने शिकायत की कि एमएलए साहब के फ़ोन जाने के बाद किसी भी ऑफिस में काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है, बनने के बजाय बिगड़ जाता है। कि तुम एमएलए के पास चले गए हो इसलिए तुम्हारा काम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब प्रशासन को मैंने एमएलए का खौफ खत्म हो गया, एमएलए का पकड़ नहीं है इसका नहीं मतलब, खौफ खत्म हो गया, उनका कोई खौफ नहीं, डर है कि वो क्या कर लेगा, हमारा क्या कर सकता है। अभी हम लोग जो आए वहाँ से किशनगंज से, तो किशनगंज से आए तो कोचादामन की सड़कों से होते हुए बहादुरगंज सड़क से आए, उसके बाद फिर आपका ठाकुरगंज आए। तो ऐसा लगता है कि बहादुरगंज और कोचादामन तो ठीक है, लेकिन ठाकुरगंज ऐसा लगता है कि कई दूसरी जगह आ गए हैं, क्योंकि सड़कों की हालात ठीक नहीं देख रहे हैं आप। देखिए, आपको ये ठाकुरगंज और दिगल बैंक में, खासतौर पर हमारा दिगल बैंक में है, ये जो 3-4 पंचायत की सड़कें हैं अभी खंडर बनी हुई है बहुत ज़्यादा, सभी सड़कें तो ऐसे ही हैं। इस सिलसिले में कुछ से हमारी भाई REO2 में हमारी बातचीत हुई है, तो कुछ कहा कि इसका टेंडर होने वाला है, कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी काम धरातल में उतरा नहीं है। अब रही बात कि एमएलए साहब ने क्या क्या किया है, कभी तो मीटिंग नहीं हुई है, एमएलए साहब कभी बुला के पूछे नहीं कि इलाके के लोग क्या चाहते हैं, कभी नहीं पूछे। हालांकि हमारे बहुत अजीज़ भी हैं, लेकिन कभी हमसे नहीं रहा। मैं मौलाना के लिए जब भी, उनके अब्बा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी, मैं पूरी जवानी मुझे सर्फ हो गई मेरी मौलाना के लिए। मौलाना जब से चुनाव लड़ते थे, सिर्फ 1-2 चुनाव छोड़ करके, शेर छाप और पहली बार जो लड़े, उसके बाद जो मौलाना का जितना चुनाव में, वो सब चुनाव में मैं बिल्कुल सबसे अगली सब में रहा हमेशा। वो शख्सियत कुछ और था, उसकी बात कुछ और थी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, आप MIM से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग MIM ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो टिकट की आस में ज्वाइन करते, जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक बात बताएं आपको, टिकट उसी को मिलना चाहिए या टिकट उसी को मिलेगा जो, भैया पार्टी में हमेशा सीनियर जूनियर भी देखा जाता है, सीनियर भी देखा जाता है, जूनियर भी देखा जाता है, पार्टी में खिदमत भी देखी जाती है, और जिसको उम्मीदवार बनाएगा उस शख्स को उसकी ईमानदारी भी देखी जाती है कि वो शख्स हमारे लिए क्या कर सकता है, पार्टी के लिए क्या कर सकता है, पब्लिक के नुमाइंदगी कैसे कर सकता है, सारी चीज़ें देखी जाती है। अच्छा, 2025 में आप जैसे कि आप बताए कि नहीं, अगर मौका मिले तो हम भी किस्मत आजमाना चाहेंगे, तो ऐसे में अगर टिकट ना मिले तो आपका अगला कदम क्या, आप भी छोड़ देंगे क्या? देखिए, ये बात मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ना मिले, ये सब तो पुरानी बात आप लोग सबको पूछते हैं, और इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। नौबत नहीं मिलने की नौबत नहीं आएगी, नहीं मिलने की नौबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कामयाब भी होंगे। अगर मान के चले नहीं मिले, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, नहीं पर जाता है। मैं ये बात देखिए, नहीं नफी वाला, हम मुस्बत पहलू पर काम करते हैं, हम नाउम्मीदी पर कभी काम नहीं करते हैं। नेगेटिव में कोई कल क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है वो पर्सन की बात है, और इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा और पब्लिक के जो मोमेंट है, और इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। आप जबकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, तो आपको तो ये बखूबी पता होगा कि सीमांचल में और पूरे बिहार में MIM की कितनी सीटों पर तैयारी चले 2025 में? देखिए, ये तो फैसला हमारे बैरिस्टर साहब को, अख्तर ईमान साहब को, आदिल साहब को, जो युवा, जो हमारा ये प्रवक्ता है पूरे बिहार का, इनको करना है। लोग बैठेंगे, लेकिन इतनी ज़रूर है कि हम लोग बहुत सारी सीटों पर, तकरीबन 150-200 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 150-200 सीटों पर? हाँ, कम से कम 100 तो मान के चलिए। अब जो भी फैसला होगा, अभी तो बैठे नहीं हैं हम लोग, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग 15 से 20 सीट हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह इस बार। 15 से 20 सीट जीतेंगे? हाँ। अच्छा, तो 2020 जैसी लहर 2025 में हो पाएगी? भाई, लहर आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, आप जाके ना बिहार के दूसरे हिस्से में, सीमांचल में है, कुछ लोगों ने धोखा दिया पार्टी को, मैंने जीत कर चले गए दूसरी तरफ, तो उसका अंजाम तो 25 में पता चल ही जाएगा। लेकिन धोखा किसको दिया? पब्लिक को धोखा दिया, बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब को, यानी पब्लिक, यही ना हुआ। अब धोखा देने वाला कभी धोखा भी खाता है, वो वक्त करीब है। रही बात कि उसकी बात है, पब्लिक अपनी जगह में मौजूद है, पब्लिक कल भी MIM के साथ थी, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगी। तो 2024 में नहीं दिखा, फिर तीसरे नंबर पर रहेगा? भाई, 2024 में तीसरे नंबर पर आने का, देखिए यहाँ कुछ और हो जाता है, कुछ लोग ऐसा भी करता है ना कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं, तो कुछ ऐसा भी मामला रहा, मैं आपको बंजुमले में बता रहा हूँ।
कुछ लोग जदयू में ये उम्मीद किए कि उनको उधर का वोट मिलेगा तो ये भी जीत जाएगा, कुछ लोग कन्वर्ट उधर हो गए, और कहीं पर कुछ लोग आक्रोश, कुछ लोग हमारी भी कमी रही, कुछ कमियां हमारी भी रही, तो उस कमियों की वजह से हम लोग हारे हैं। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे। वोट तो एमआईएम का पहले से बढ़ा है, पहले 2,95,000 था, अब 3,50,000 है, तो इसलिए वोट बढ़ा है, वोट घटा नहीं है। तो इंशाल्लाह 2000 उस कसर को हम लोग 2025 में पूरा कर लेंगे। ठाकुरगंज विधायक गूंगा है, बहरा है? न, मैं गोंगा बहरा नहीं कर सकता हूँ किसी कि को। आपके नेता ने ही, आपके पार्टी के नेता ने ही ये बात कही है? वो कोई बोला है, वो अलग उनका अपना अपनी सोच है। मैं किसी को गोंगा बहरा नहीं, एक आलिम दीन का बेटा है और वो खुद भी आलिम है, और ठीक है, एक आदमी कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, किसी को सियासी, असल में ये है कि जो मौजूदा एमएलए है वो सियासत में रहा नहीं है, पहली बार उसी आया की वजह से, और वो कोशिश भी नहीं कर रहा है कि हमको सियासी काम करना है, सियासी लोगों से मिलना है, सिर्फ यही वजह है। वरना गोंगा बहरा क्या, एक आदमी कलम है उनका अच्छा, वो तो पढ़ लिख के भी आया। तो 2025 में आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा एमआईएम? 2025 में बहुत सारे मुद्दे हैं कि एक तो सबसे पहले शिक्षा विभाग की जो बहुत सारी कमियां हैं उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की कमियों को दूर करेंगे, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। दूसरी बात ये है, ये बिजली के अंदर जो बिजली गिरा रहा है, बिजली कंपनी जो बिजली गिरा रहा है पब्लिक पर, बेजा लोगों का बिल दे रहा है, मनमानी तौर पर बिल, इसके खिलाफ भी चले, ये भी चलेगा। जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, सड़कों किसी पर मुकदमा किया जा रहा है, उसके नाम से उगाही हो रही है, ये सब भी देखा जाएगा। और बहुत सब मामले, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। 2000 आप तो जैसे कि आपने बताया कि नहीं, हम लोग 2025 में 100-150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें से जो भी सीट जीतेंगे अलग बात है, लेकिन सरकार तो खैर नहीं बनाएंगे। तो सरकार किसकी मतलब कि बनेगी, एनडीए या फिर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन? भाई हम एनडीए के तो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के भी खिलाफ नहीं, हम इंडिया गठबंधन के सोच के खिलाफ हैं। सोच के खिलाफ है? सोच के खिलाफ है। कैसे हम इंडिया गठबंधन? सोच कैसे? सोच ये है कि 30 करोड़ मुसलमानों का वोट ले रहे हो, उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, अगर समाजवादी की तो मुसलमानों का योगदान है, बिहार में सरकार बन रही है लालू प्रसाद की तो मुसलमानों का देन है, हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं जहां भी सरकारें बन रही है, बीजेपी को छोड़कर मुसलमानों के वोट से सरकार बन रही है। और 30 करोड़ मुसलमानों का वोट चाहिए, जब गठबंधन की बारी आएगी तो मुसलमानों को सबसे गायब कर दीजिएगा। तो हम तो अक़लियत, और जो लोग महरूम लोग हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, उनकी आवाज़ है। आज देखिए बैरिस्टर साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, आप देखिए कोई पार्टी लड़ रही है। तो फिर भी मुसलमान, जैसे कि आपने बताया कि मुसलमान उन लोगों के साथ है, लेकिन मुसलमानों की हालत फिर ऐसा क्यों है? मुसलमानों के हालात कैसे हैं? देखिए कुछ हालात तो सरकार बना के रखा है। नहीं, अभी वो सरकार आया है ना एनडीए का, उससे पहले तो इसका कांग्रेस का था, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी का था। कांग्रेस के भी जो लोग कांग्रेस के उस वक्त ड्राइवर थे, जो कांग्रेस के चलाने वाले थे, उन लोगों ने भी ज्यादती की है। भाई कांग्रेस के ज़माने में हमारे यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाख यहाँ पर ये किया, वो ग्रांट दे सकता था, ग्रांट नहीं दिया। मौलाना उस वक्त मौजूद थे, ग्रांट नहीं दिया। अब इसकी सरकार आई तो ये ग्रांट कैसे देगा? वो तो उसके मुखालफत में आ रहा है, ये नहीं दे रहा है, हालांकि उनको देना चाहिए। भाई सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो शिक्षा का मंदिर है, उसको आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बच्चा पढ़ेगा, सिर्फ मुसलमान का बच्चा थोड़ा पढ़ता है। अलीगढ़ देख लीजिए, जहाँ भी देख लीजिए, सबका बच्चा पढ़ता है। अच्छा, 25 में एक और नई पार्टी आ रही है, जनसुराज। अभी पार्टी नहीं बनी है, 2 अक्टूबर को बनने वाली है। तो जनसुराज बी टीम है या फिर एमआईएम बी टीम है? क्योंकि आरोप लगते रहे दोनों पर। देखिए जनसुराज को अब बता रहा हूँ मैं पहले आपको, एमआईएम गरीबों की आवाज़, एमआईएम मजलूमों की आवाज़, एमआईएम पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अगर मजलूम होगा उसकी एक आवाज़ है। जैसा कि आपने देखा होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो चाहे मजलूम वो जुल्म, चाहे हिंदू पर हो या मुसलमान पर हो या सिख पर हो, ईसाई पर हो, हमेशा बुलंद किया है। चूँकि वो मुसलमान है, वो बैरिस्टर है, तो लोग उसको निशाना बना रहे हैं। क्या आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ कर रहे हो? भाई वो तो सबकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, पूरे देश में आवाज़ बुलंद कर रहा है।
अच्छा, क्या लगता है कि मुसलमान वोट बैंक बस बन करके रह गया है, क्योंकि जो भी नई नई पार्टी आ रहे हैं, जो भी पार्टी, सभी मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहे हैं, जबकि हित के लिए होता नहीं है, सिर्फ बातें किया जाता है। चाहे जनसुराज हो या फिर आरजेडी, सपा या फिर कांग्रेस, चाहे एमआईएम, सब तो मुसलमानों की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के हालात बद से बदतर है आज भी। देखिए, ये कहना है, ये करना है। ये लोग इलेक्शन में वोट लेने के लिए कहते हैं, करते नहीं हैं और ना करेंगे। सब एक है। आप जानिए, अभी जो आपने जनस्वराज की बात कही है, वो अपने आप को इतना बड़ा कह रहा है कि ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, यानी आप तो बिहार को बदलने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सोच था आपका, आपने भाजपा के लिए काम किया, आपने टीएमसी के लिए काम किया, बहुत बड़ा विद्वान है आप। आपने क्यों नहीं करप्शन के खिलाफ लड़ाई किया? क्यों नहीं आपने कम्युनल के खिलाफ लड़ाई किया? पूरे भारत को कम्युनल बना दिया, पूरे भारत के अंदर कम्युनल जहनियत का आदमी तैयार कर दिए। कल तक तो आपने कम्युनल जहनियत का आदमी तैयार कर दिए। अब आप कह रहे हो कि हम पूरे बिहार को बदल देंगे। पहले आप अपने आप को बदलिए, अपना सोच बदलिए। कुछ नहीं कर सकता है जो भाजपा है, वही प्रशांत किशोर है। वो प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी चालू कर देंगे बिहार में। शराबबंदी, आप सोच लीजिए। देखिए, एक बात है, अब उसको सोचिए कि शराबबंदी से कम मध्यम वर्ग के लोग, जो मिडियम क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के, वो तो दारू नहीं पीते हैं, लेकिन जो अपर क्लास के वो तो अब भी पी रहे हैं। कहाँ पी रहे हैं वो लोग? कोई घर में पी रहे हैं, घर में पी रहे होंगे, कोई बंगाल में जाके पी रहे होंगे, या कोई ऑफिस में अभी भी पकड़े तो ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर, शौचालय वाले नहीं पी रहे हैं क्या? जीतन राम मांझी ये खुद पीते जो हैं। सचिवालय में बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे ऐसे बिहार सरकार में मंत्री है, बगैर दारू पिए वो सोएगा नहीं। वो लोग अभी भी पी रहा है, तो उसके लिए कानून नहीं है। गरीब के लिए, अगर गरीब का कहीं पिए क्या तो उसको। और ये बात बताइए, इतना तो नीतीश कुमार रही है, तो मैं मानता हूँ कि उसने शराबबंदी किया, वो सही किया है, इसमें दो राय नहीं है। शराबबंदी पक्ष में तो है, शराबबंदी का बहुत अच्छा किया है। अब ये सोच देख लीजिए कि कम से कम घर बचा हुआ, कितनी बहनों की इज्जत बची हुई है। शराब पी करके अपनी बीवियों को लोग तलाक दिया करते थे, शराब पी के बीवियों को मारते थे, कम से कम वो तो बच गया है। बहुत घर बर्बाद हो जाते थे। इसको, ये नीतीश कुमार का ये कदम बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर को हम छोड़ देंगे, क्या चाह रहा हो? यानी ये कह करके छोटे लोगों का हम वोट लेंगे? कोई वोट मिलने वाला नहीं है इंशाल्लाह। लोग समझदार है। जमीन सर्वे चल रहा है, जमीन सर्वे पर आपकी क्या नज़रिया है? जमीन सर्वे में क्या लूट हो रही है? क्या जमीन सर्वे सही चल रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जमीन सर्वे, देखिए मैं जमीन सर्वे के खिलाफ नहीं हूँ। जमीन सर्वे हो, लेकिन जमीन के कागजात पहले दुरुस्त होना चाहिए। जमीन के कागज का दुरुस्त होना ये है कि जमाबंदी, जैसे मेरा दादा खतियान वाला है, उसको मेरे बाप को मिला, मेरा बाप उसको ये करते थे, उनके नाम से अब हम पोता हो गए हैं, मेरे नाम से जमाबंदी होना चाहिए। और एक तो ये हो, दूसरी बात, जो केबाला मोटेशन नहीं हुआ, कोई केबाला 30 साल 40 साल तक मोटेशन नहीं हुआ है, लोगों के पास नहीं मोटेशन हो जाता, लेकिन फ्री में नहीं हो रहा था। इससे पहले भी आज 15-20 साल से लोग मोटेशन करने के लिए, नहीं, पैसे के चक्कर में, पैसे के डर से लोग मोटेशन नहीं किया है। अभी भी बहुत लोग केबाला दुरुस्त है, सब कुछ सही है, डर से जा नहीं रहा है मोटेशन के लिए। अभी भी पैसे की डिमांड हो रही है, सुनने पैसे में की आ रहा है। मैं तो बोल दिया कि पैसे, मैंने पूरा हंगामा भी किया कि भाई तुम ये बंद करो। कर्मचारी को भी बोल दिया, सीओ को भी बोल दिया, अगर ये नहीं रुकेगा, अगर ये लोग मनमानी तौर पर लूट करना शुरू करेगा, पब्लिक को लूटेगा, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, अपना सर फोड़ेंगे, या जो लोग बदमाशी करेगा पब्लिक को लूटेगा उसका सर फोड़ेंगे। दो में से एक होगा। जमीन सर्वे सही है, लेकिन इसका तरीका गलत है, उसका तरीका को चेंज करना चाहिए। पहले लोगों की जो समस्या है, उस समस्या को दूर बिल्कुल। अभी सरकार तो इसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दी। अभी 3 महीना के लिए तो किया 3 महीना किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 3 महीने में दुरुस्त होगा। हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि आप जगह जगह शिविर लगा के पहले मोटेशन कराइए, कागजात दुरुस्त कराइए। ये करने में 6 महीना लगेगा आपको, 3 महीना नहीं है, 6 महीने में अगर सब जगह मोटेशन कराए, शिविर लगा के, तो 3 महीने में ये दुरुस्त होगा, 6 महीने में। अब उसके बाद आप उसको करिए, कौन मना कर रहा है? सर्वे करने के लिए मना नहीं है, मगर वो तरीका गलत है। अब एक बात बताइए, बहुत सारे लोग, अमीर लोग पैसा दे करके डिग्री, जाली डिग्री लेके पैसा दे करके, सिर्फ अमानती का कुछ जानता होगा, वो अमानती का परवाना लेकर के सरकार उसको पकड़ा दिया, वो तो लूटने के लिए। अब तो उसी को बड़ा अफसर समझ रहा है। एक अमीन करोड़ों रुपए कमाने वाला है, वो तो सरकार को रिश्वत देने के लिए तैयार है कि तुमको हम 50-50 लाख रुपए देते हैं, हमको तुम बहाल करो।
ये हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? अब ज़मीन बचाने के लिए, ज़मीन इस वक्त महंगी हो गई है। पहले लोग कम थे तो ज़मीनें थी तो पता चल रहा, अब ज़मीनें कम हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं। डिसमल पर बात हो रही है, कड़ी पर बात हो रही है, कोई छोड़ने वाला नहीं है। 1 कट्ठा ज़मीन बचाने के लिए उसको अगर 1 लाख 2 लाख रुपए भी खर्च करना पड़े, कर लेता है। ये बदमाशी है, लूट है। तो ये तो भाई बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इसके लिए छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, KDV लाइव में आप अपना कीमती समय दिए। ये थे मुफ्ती अतर जावेद साहब, जो कि AIMIM के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं और MIM के बड़े नेता हैं। और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में ठाकुरगंज से चुनाव भी लड़े। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें चली, आप अपने सभ्य तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल हम लोग जो भी बातें की है, डिस्कस की है, वो सारी काम की बातें हुई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।